हेलो, वेलकम टू एजुकेशन स्ट्रीम। आज का ये जो वीडियो लेक्चर है दिस इज़ ऑन एपीए स्टाइल एंड आई एम योर टीचर, योर फ्रेंड, योर सिस्टर आफिया शम्स। इफ़ यू आर अ बिगनर और आपको एपीए स्टाइल के बारे में बिल्कुल कोई हाउ नो नहीं है तो दिस वीडियो इज़ राइट फॉर यू। इसमें हम कंप्लीट बेसिक गाइडलाइन जो है उसको लर्न करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स आर टॉपिक, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही वंडरफुल कोटेशन लेके आई हूँ जो कि मौलाना रूमी की है। और मौलाना रूमी का नाम आते ही आपको जिस चीज़ का जो चीज़ आपके दिमाग में आती है, जो लफ्ज़ आपके दिमाग में आता है, जो फीलिंग और जो इमोशन आपके दिल में आता है, दैट इज़ लव एंड स्पिरिचुअलिटी। एंड कोट भी कुछ इसी तरह की है। द कोटेशन इज़ लव इज़ द होल थिंग, वी आर ओनली पीसेस। मतलब ये जो कायनात है, ये जो गैलेक्सी है, इसकी जो बेसिक तरतीब है ना, जो इसका फॉर्मूला है, दैट इट इज़ बिल्ट अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ लव। और हम इसके माइन्यूट पीसीस हैं। लव योर सेल्फ, लव योर वर्क एंड मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द लेक्चर। इस आज के लेक्चर में हम इज़ अबाउट इंट्रोड्यूसिंग APA 7th एडिशन और फिर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ APA आपको बताऊंगी मैं। नेक्स्ट होगा व्हाट इज़ APA, व्हाट डज इट डू, व्हेन शुड यू यूज़ APA स्टाइल, एलिमेंट्स ऑफ APA स्टाइल, यूजिंग APA स्टाइल इन जो वर्क, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी सोर्सेज को हम देखेंगे, डायरेक्ट कोट वर्सेस पैराफ्रेजिंग को देखेंगे, प्लेजरिज्म क्या होता है, रेफरेंस क्या होता है, साइटेशन क्या क्या होता है और इसको किस तरह से किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं इस लेक्चर के अंदर आपको सीखने को मिलेंगी। तो हम अपना जो है लेक्चर बाकायदा स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ APA? APA स्टैंड्स फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और है अबाउट इसका कुछ देख लेते हैं। APA is the leading scientific and professional organization representing psychology in the United States with more than 1,46,000 researchers, educators, clinicians, consultants and students as its members. व्हाट इज़ APA स्टाइल? APA तो हमने समझ लिया कि ये एक एसोसिएशन है जिसके साथ बहुत से स्कॉलर्स एसोसिएट्स हैं, आप रजिस्टर हो सकते हैं, अमेरिकन बेस्ड है एट्सेट्रा। अब जो APA की एसोसिएशन है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमें एक फॉर्मेट देती है, वो हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस देती है जिनको फॉलो करके आप अपना रिसर्च पेपर लिख सकते हो, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू सोशल साइंसेस। ठीक है, जहाँ पे सोसाइटी और साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी और ये जो मेडिसिन से रिलेटेड भी जो हमारे रिसर्च वर्क होता है उसको कंडक्ट करने के लिए इनका एक फॉर्मेट है जिसको इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है। और ज़्यादातर जो रिसर्च पेपर्स हैं वो APA स्टाइल के ही फॉर्मेट पे लिखे जाते हैं। तो इसकी ज़रा बाकायदा डेफिनेशन देख लेते हैं। APA स्टाइल इज़ अ राइटिंग स्टाइल एंड फॉर्मेट फॉर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स सच एज स्कॉलरली जर्नल्स, आर्टिकल्स एंड बुक्स एट्सेट्रा। समझ आ गई? नहीं आई तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट फॉर फर्दर एलेबोरेशन एंड एक्सप्लेनेशन। व्हाट डज APA डू? अब APA क्या करती है? ठीक है, APA यहाँ पे APA से हमारी मुराद है एसोसिएशन। ठीक है, स्टाइल की बात आएगी तो हम फॉर्मेट की बात कर रहे होंगे, बट अकेला APA का वर्ड आएगा तो फिर हम एसोसिएशन की बात कर रहे होंगे। ठीक है, APA मतलब कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो है, इसके क्या फंक्शंस हैं? दिस कैन बी आस्क्ड इन योर पेपर, स्पेशली जो BSc जेनेरिक का सेकेंड ईयर है, यानी कि इंग्लिश 3 का ये सिलेबस का पार्ट है, तो उसमें ये आपसे एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। इट हेल्प्स टू क्रिएट यूनिफाइड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, फैसिलिटेट साइंटिफिक कम्युनिकेशन बाय प्रोमोटिंग क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, स्टैंडर्डाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड कनेक्ट content of research articles and book chapters, helps author to avoid plagiarism and its consequences। मतलब जो APA एसोसिएशन है, ये क्या काम करती है? इन्होंने एक यूनिफाइड स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड कर दिए हैं पूरी दुनिया के रिसर्चर्स के लिए। आपका जो साइंटिफिक कम्युनिकेशन है
उसको आसान करती है। कैसे कि बाय प्रोमोटिंग क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, जो हमें फॉर्मेट दिया गया है उसमें उसके उसके हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो हम बहुत आसानी से अपनी बात को इस तरह से बयान कर सकते हैं कि हम पिछले जो रिसर्चर्स हैं उनके वर्क को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। होता ये है कि अगर हम विदाउट परमिशन अगर किसी और का काम अपने रिसर्च वर्क में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, उनको क्रेडिट दिए बगैर, तो वो हमें सू कर सकते हैं। ठीक है, प्लेजरिज्म का यही मतलब होता है कि किसी की परमिशन के बगैर उनके काम को यूज़ करना, तो वो हम पे केस कर सकते हैं। बट एपीए का यहाँ पे रोल आता है, वो हमें कुछ स्टैंडर्ड्स दे देते हैं जिनसे के ज़रिए से हम जो प्रीवियस रिसर्चर्स हैं उनका जो हम काम अपने या जो गाइडलाइन लेते हैं उनको ड्यू क्रेडिट दे देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेफरेंस, इन द फॉर्म ऑफ कोटेशंस एट्सेट्रा। तो जिससे क्या होता है, हम क्रेडिट दे देते हैं और हम प्लेजरिज्म और उसके कॉन्सिक्वेंसेस से बच जाते हैं। व्हेन शुड यू यूज़ एपीए स्टाइल? अब एपीए स्टाइल की कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है आपको, क्यों हम ये लर्न कर रहे हैं, तो देखते हैं। एपीए स्टाइल इज़ रेलिवेंट फॉर सोशल साइंसेज डिसिप्लिन्स सच एज साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी एज वेल एज एजुकेशन एंड अदर फील्ड्स। मतलब जो हम बुक्स लिखते हैं, हम रिसर्च आर्टिकल्स लिखते हैं, रिसर्च जर्नल्स लिखते हैं, हम कोई रिसर्च कंडक्ट करते हैं स्पेशली सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स से रिलेटेड, तो हम एपीए स्टाइल का जो फॉर्मेट है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम आराम से जो है अपनी रिसर्च को पब्लिश करवा सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड स्टाइल। अंडरस्टैंड? अब एलिमेंट क्या होते हैं एपीए स्टाइल के? इसमें आता है जी ऑथर, ठीक है, सबसे पहले, फिर डेट है, टाइटल है और सोर्स है। ऑथर, हेयर इज़ द क्रिएटर, मतलब जो भी कोई काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, यू आर द ऑथर, एंड इफ़ यू आर इनकॉर्पोरेटिंग समवन एल्सेस वर्क, तो वो ऑथर होगा, उसको आप क्रेडिट देंगे। ठीक है, मतलब जो भी काम लिखने वाला है। डेट इज़ द डेट ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है। टाइटल इज़ द टाइटल ऑफ द वर्क यू आर साइटिंग। अंडरस्टैंड? मतलब कि जब आप एपीए स्टाइल को यूज़ करते हैं और किसी और के काम को अपने रिसर्च वर्क में इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आपने अपने रेफरेंस या साइटेशन में यूज़ करनी है, किन किन एलिमेंट्स को आपने ध्यान में रखना है। ऑथर, जिस भी ऑथर के काम को आप अपने रिसर्च पे वर्क में यूज़ कर रहे हैं उसका नाम आपने देना है। डेट लिखनी है कि कब वो जो पब्लिकेशन जहाँ से आप हेल्प ले रहे हो, रेफरेंस दे रहे हो, उसकी डेट आपको पता होनी चाहिए। टाइटल पता होना चाहिए। और सोर्स इज़ द लोकेशन वेयर यू फाउंड इट, फिजिकल और डिजिटल लोकेशन। फॉर एग्जांपल, आप एक रिसर्च कर रहे हो ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स के ऊपर और आपने इसके ऊपर डॉन अखबार में एक आर्टिकल पढ़ रखा है जो कि फॉर एग्जांपल सानिया निश्तर साहिबा ने लिखा है। तो अब आप अपने ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स वाले रिसर्च आर्टिकल के अंदर जब वो सानिया निश्तर के काम का रेफरेंस दोगे तो आप जो है लिखोगे कि ये इसके फ़ायदे होते हैं और अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल पब्लिश्ड इन द डॉन अखबार, डॉन न्यूज़पेपर बाय द ऑथर सानिया निश्तर ऑन डेटेड फलाना, और उसका आप टाइटल बताएं। तो ये उसमें वो कहती हैं एंड आई ऑल्सो एग्री विद हर और डिस एग्री विद हर ऑन द ग्राउंड ऑफ, यहाँ पे अब जो आपने खुद रिसर्च कंडक्ट की होगी आप वो लिख दोगे। आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर। अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो आप अगेन कमेंट सेक्शन में जाएं एंड यू कैन आस्क मी वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क, आई आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। यूजिंग एपीए इन योर ऑन वर्क, आप कोई बुक लिखते हो, कोई जर्नल लिखते हो, तो उसमें आप एपीए स्टाइल को यूज़ कर। अब जब हम एपीए स्टाइल को यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब जब हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं या कोई जर्नल लिख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कोई आसमान से तो नाजिल नहीं हो जाती सारी चीज़ें। जब भी आपको कोई काम करने को दिया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको असाइनमेंट देती हूँ कि आपने
ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स के ऊपर एक आर्टिकल लिख के लाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप जाके फटाफट घर जाके पहले गूगल करोगे, उसके बाद देखोगे कोई जर्नल्स आएंगे, कोई आर्टिकल्स आएंगे, कोई अच्छी बुक आ जाएगी, आप उनको रीड आउट करोगे। उसके बाद कोई आप अपना फील्ड का डाटा लोगे, कुछ लोगों के इंटरव्यू करोगे, एंड आफ्टर दैट अब आपके पास इतना डाटा आ गया है कि आप लिखोगे। कुछ डाटा वो था जो आपने खुद लिखा, खुद डायरेक्ट जाके सोसाइटी में किया इकट्ठा, लेकिन कुछ डाटा ऐसा था जो आपने प्रीवियस एग्जिस्टिंग रिसर्चेज या एग्जिस्टिंग बुक्स से लिया। तो अब वो जो एग्जिस्टिंग रिसर्चेज थी या एग्जिस्टिंग बुक्स थी, उनके काम को यूटिलाइज़ करने के लिए अपने काम के अंदर आप जो टूल यूज़ करते हो, जो फॉर्मेट यूज़ करते हो, दैट इज़ कॉल्ड APA स्टाइल। और अब उसमें दो तरह के रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं, पहला प्राइमरी सोर्स और दूसरा सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स होता है ओरिजिनल कंटेंट, मतलब कोई, जैसे आप अगर आपको एथिक्स पे आप कोई असाइनमेंट लिख रहे हो, कोई रिसर्च कर रहे हो, तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो प्राइमरी रिसोर्स होगा। बट कोई और बुक अगर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आप पढ़ के उसका रेफरेंस देते हो तो दैट वुड बी कॉल्ड सेकेंडरी रिसोर्स, ठीक है। अब प्राइमरी सोर्सेज में क्या चीज़ें आ जाती हैं, लॉज, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, स्पीचेस, डायरीज, लेटर्स, ओरिजिनल रिसर्च। Secondary sources are one step removed from primary sources. They can cover the same topic but add a layer of interpretation and analysis. Secondary sources include most books about a particular topic, analysis or interpretation of data, documentaries, etc. अब आ जाता है कोटेशंस, जो एक और तरीका है ना काम को अपने किसी के काम को अपने काम में यूटिलाइज़ करने का, वो है डायरेक्ट कोटेशन या पैराफ्रेजिंग। जैसे डायरेक्ट कोटेशन जो होती है उसमें आप इन्वर्टेड कॉमर्स में किसी की हुई बात को उस जो उसका ड्यू क्रेडिट दे के एज इट इज़ लिख देते हो, उसको कहते हैं डायरेक्ट कोटेशन। बट पैराफ्रेजिंग ये है कि आप किसी की बात को अपने लफ्ज़ों में लिखते हो, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। अ कोटेशन इज़ द रेपिटेशन ऑफ अ सेंटेंस, फ्रेज और पैसेज फ्रॉम स्पीच और टेक्स्ट दैट समवन हैज़ सेड और रिटन। उसमें कोटेशन मार्क्स चूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जॉन सेड आई सॉ मैरी टुडे, सो दिस इज़ कोटेशन। बट अब पैराफ्रेजिंग हम को देखते हैं। Paraphrasing, it simply restate an other's idea, provides a chance to summarize information from one or more sources, synthesize information from one or more sources, focus on significant elements, extract relevant details. पैराफ्रेजिंग होती है आप अपने लफ्ज़ों में बात को बयान करते हो और आप उसको उसमें से इम्पॉर्टेंट डिटेल जो है उसको आप रीफ्रेज कर देते हो, यानी अपने लफ्ज़ों में बयान करते हो, लेकिन यह है कि आप उसका फिर भी क्रेडिट दे देते हो ओरिजिनल रिसोर्स को। इस तरह से आपको अब मैं एग्जांपल की हेल्प से बताती हूँ। ओरिजिनल टेक्स्ट है, आई नीड टू गो टू द ग्रॉसरी स्टोर टू बाय सम फूड, ठीक है। अब मैं ये कहती हूँ, इसको पैराफ्रेज करने के लिए इस तरह से हम कर सकते हैं, आई हैव टू विजिट द सुपर मार्केट इन ऑर्डर टू परचेज ग्रॉसरीज। अब देखें बात एक ही है लेकिन दो डिफरेंट अंदाज में। तो यही आप यही चीज़ है पैराफ्रेज करना, कि जब आप अपने लफ्ज़ों में कोई बात बयान करते हो तो उसको कहते हैं। प्लेजरिज्म क्या होता है? प्लेजरिज्म जो होता है, दिस इज़ एन एथिकल क्राइम। और ये होता क्या है, प्लेजरिज्म इज़ यूजिंग समवन एल्सेस वर्ड्स और आइडियाज़ एंड पासिंग दैम एज आवर ऑन विदाउट एक्नॉलेजिंग द ओरिजिनल सोर्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर मैं कोई रिसर्च है उसको कहीं से पढ़ती हूँ और बजाय ये कि मैं उसका क्रेडिट दूँ कि मैंने ये रिसर्च फ़लाँ न्यूज़पेपर में पढ़ी है और उसके अकॉर्डिंग मैं उसको कह दूँ कि ये मैंने खुद की है, ठीक है। तो ये होगा प्लेजरिज्म और ये क्राइम है, ठीक है। प्लेजरिज्म इज़ अ क्राइम एंड इट इज़ नॉट अलाउड एक्चुअली। रेफरेंस एंड साइटेशन, इसमें क्या फ़र्क है? रेफरेंस जो होता है ये एक लिस्ट होती है जो आप लास्ट पे देते हो, ठीक है। अ रेफरेंस इज़ अ लिस्ट दैट यू यूज व्हेन डूइंग योर रिसर्च। रेफरेंस लिस्ट कम एट द एंड ऑफ द पेपर। रेफरेंस लिस्ट इज़ अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर।
और जो साइटेशन होती है आर सिमिलर टू रेफरेंस बट अकर इन द बॉडी ऑफ द टेक्स्ट with direct quotes or paraphrase to identify the author or publication being used. Every citation should have a corresponding entry in the reference list as well. मतलब जो रेफरेंस है वो होता ही एंड पे है. जब जैसे हमारी बुक्स होती हैं, आपने देखा होगा एंड पे रेफरेंस लिस्ट दी होती है, तो रेफरेंस टोटली एंड पे ही आएगा. बीच में जैसे आपने पैराफ्रेज कर दिया ना किसी बात को, तो आप रेफरेंस लिस्ट में उसका रेफरेंस दे दोगे. बट साइटेशन जो है वो दरमियान में भी आप क्रेडिट देते हो और एंड पे फिर रेफरेंस लिस्ट में भी उसकी एंट्री. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. दिस वॉज ऑल फॉर टुडे एंड स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी. जहाँ भी रहें खुश रहें. अल्लाह हाफिज़.